हेलो गाइस, अंशुमन जोशी दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द कोल्ड वॉर एरा की। दोस्तों, ये यूएस और यूएसएसआर, ये दो जो सुपर पावर्स बन गई थी, उनके बीच में एक कोल्ड वॉर एरा चला था। तो उस टॉपिक के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, और हर संडे को हम आपको इसी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक एक टॉपिक आगे कवर करवाते जाएंगे। ये दोस्तों सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो हम आपको 3 पार्ट में करवाएंगे। पहला, फैक्ट्स दैट मैटर, यानी ऐसे फैक्ट्स जो मैटर करते हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। सेकंड, वर्ड्स दैट मैटर, ऐसे वर्ड्स जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनकी डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ लेते हैं। एंड थर्ड होगा टाइमलाइन, यानी ऐसे कौन से जो ईयर्स है, कौन से सन जो है उनको याद करना जरूरी है, उस टाइम पे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मेड होल वर्ल्ड नर्वस बाय क्रिएटिंग clashes between the two superpowers, the US and Soviet Union, namely Cold War। यानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया था कि जो सुपर पावर थी, यूएस और सोवियत यूनियन, इनके बीच में टेंशंस क्रिएट हो गई थी, क्लैशेस क्रिएट हो गए थे। तो इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये जो पूरा टाइम चला था, इसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था दोस्तों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यूएस है और यहाँ पे सोवियत यूनियन है। अब यहाँ से डायरेक्ट तो मिसाइल यहाँ पे मार नहीं सकते क्योंकि बहुत दूरी हो जाती है। तो सोवियत यूनियन ने क्या करा, यूएस के नीचे ये एक आइलैंड है क्यूबा नाम का, तो उसको अपनी टेरिटरी में मिला लिया और उसके ऊपर जो इस तरफ इशारा करके, यानी इस तरफ साइड करके वहाँ पे मिसाइल्स खड़ी कर दी। तो अब वो यूएस को अब डर लगने लग गया कि ये कभी भी मिसाइल छोड़ देगा, और जैसे ही मिसाइल छोड़ेगा यूएस पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है इस बीच में जो टेंशंस क्रिएट हुई थी, उसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। और वैसे हालांकि इन्होंने जो है थोड़े टाइम बाद इसको हटा लिया था, मिसाइल्स को हटा लिया था। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई थी। कोल्ड वॉर रेफर टू कॉम्पिटिशंस, टेंशन, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। यानी कोल्ड वॉर क्या होता है? जैसे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, टेंशंस होते हैं, और जो कन्फ्रंटेशन की जो सीरीज होती है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो कोल्ड वॉर होता है। अब जैसे दोनों सुपर पावर ये दिखाना चाहती है मैं ज़्यादा सुप्रीम हूँ, मैं ज़्यादा सुप्रीम हूँ। दोनों जो है खुद को ज़्यादा सुप्रीम दिखाने की होड़ में जो है ये जो टेंशंस, जो कॉम्पिटिशंस क्रिएट हुए थे, उसको कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। In 1945, the end of Second World War, Cold War began when the US dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki in diplomatic manner to warn Soviet Union। यानी 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और उसके बाद से तुरंत उसके बाद से क्या हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ? यूएस ने, आपने सुना भी होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान की सिटीज़ है, वहाँ पे उसने बम गिरा दिए थे। अब कई आलोचकों का मानना है, कई लोगों का कहना है कि यूएस ने ये सोवियत यूनियन को वॉर्न करने के लिए करा था। कुछ का कहना है कि यूएस अपनी पावर दिखाने के लिए कर रहा था। कुछ कहते हैं कि जापान सरेंडर करने ही वाला था, फिर भी जानबूझ के यूएस ने बम गिराए हैं, जिससे वो लोगों को दिखा सके, पूरी दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास भी बम है, हम कितने पावरफुल है। और यूएस का कहना है कि वो वॉर को जल्दी खत्म करना चाहता था, जिससे जन धन हानि का कम नुकसान हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं, कई लोग क्या बताते हैं, कई आलोचक क्या बताते हैं, कई इसके जो सपोर्टर है वो कुछ और बताते हैं। तो ये आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, both the powers became reluctant to initiate war to protect world from large scale destruction, as they were aware that it will not lead only political aim to them। यानी अब ये दोनों पावर जो है, उन्होंने, अब दोनों पावर को पता था कि अगर हमने वॉर शुरू करा तो कोई भी कम नहीं है, यानी दोनों के पास बराबर एटॉमिक बम्स। अगर एक के हम सोचें कि एक के सारे बम खत्म कर दे तो वो होगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास बराबर बम है। और अगर दोनों ने वॉर स्टार्ट करा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। यानी दोनों के पास बराबर पावर है, दोनों बराबर पावरफुल है, तो इनमें से कोई भी हारेगा नहीं और दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इनसे कुछ पॉलिटिकल एम भी इनको नहीं होगा। The greed of expansion of their spheres of influence divided the world into alliance। यानी अब दोनों जो है अपने जो स्पेयर्स को बढ़ाने की ग्रिड थी, लालच था कि अपने जो एरिया को बढ़ाया जाए, तो फिर दोनों ने जो है अलायंस बनाना शुरू करा, और इसी ने जो है पूरे वर्ल्ड को अलायंस में डिवाइड कर दिया। यूएस ने नाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ये तीन जो है नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों अलायंस किसने बनाई? यूएस ने। और सोवियत यूनियन ने बनाई वर्सो पैक्ट। आप ध्यान से सुनते हुए चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएस ने बनाई नाटो, सीटो और सेंटो, और सोवियत यूनियन ने बनाई वर्सो पैक्ट। स्मॉलर स्टेट्स में आइदर द अलायंस टू गेट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट द लोकल राइवल्स। यानी स्मॉलर स्टेट जो ये अलायंस में इसलिए जाके मिल रहे थे
कि उनको प्रॉमिस मिल रहा था, बड़े जो सुपर पावर्स की तरफ से उनको प्रॉमिस मिल रहा था कि उनको वो जो प्रोटेक्शन देंगे, वेपन्स देंगे और कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट भी देंगे। उनके जो लोकल राइवल्स है, लोकल राइवल्स जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझे, जैसे मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेके समझते हैं, तो अपने यहाँ पे लोकल राइवल कौन है? पाकिस्तान है, चीन है। तो ये अपना जो लोकल राइवल, जो अपने आसपास के जो अपने दुश्मन है, उनके खिलाफ जो है इनको प्रोटेक्शन, वेपन्स वगैरह देने का वादा किया तो सुपर पावर्स ने, इसलिए जो है इनके साथ जाके मिल रहे थे। Superpowers required them to gain on access to vital resources, territory to launch weapons and troops, to spy on each other and economic support. अब हमने ये तो देख लिया कि स्मॉलर स्टेट क्यों जाके मिल रहे थे, पर जो सुपर पावर्स है वो क्यों मिला रही थी इनके पास? उनके पास तो सब कुछ था, पर वो इसलिए मिला रही क्योंकि उनको अब जैसे छोटे छोटे जो देश हैं उनमें कईयों में ऐसे रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो उनका एक्सेस लेना चाहते थे, इसलिए वाइटल रिसोर्सेज का वो एक टेरिटरी चाहती थी जिससे वो वेपन्स लॉन्च कर सके। जैसा हमने देखा था ये यूएस है, ये सोवियत यूनियन, तो यहाँ पे जैसे सोवियत यूनियन ने अपनी एक टेरिटरी कर ली थी क्यूबा को, तो यहाँ से वो आसानी से यूएस पे बम ड्रॉप कर सकती है और उस पर नज़र भी रख सकती है। इसी तरह से ही सुपर पावर्स ने जो छोटे छोटे को इसलिए मिलाया अपने साथ जिससे वो दूसरे पे नज़र भी रख सके और अपनी एक टेरिटरी भी रख सके जहाँ से वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकती है। Despite a fucking crisis in Korea, Vietnam and Afghanistan, both the superpowers behave rationally and responsibly. यानी अगर अपन कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान के जो क्राइसिस है उसको छोड़ दे तो बाकी जो दोनों सुपर पावर्स ने बिल्कुल रेशनली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करा है। दोनों ने कोई भी ज़्यादा युद्ध की तरफ रुझान किसी ने भी नहीं दिखाया था। Both the superpowers maintained armed controls by signing various treaties at Limited Test Ban Treaty, Nuclear Non-Proliferation Treaty and Anti-Ballistic Missile Treaty। यानी दोनों जो सुपर पावर्स उन्होंने आर्म्स कंट्रोल बना के रखा। कैसे बनाया? ऐसे तो कुछ भी हो सकता था, यानी अगर मान लीजिए दोनों अगर बातों में ही रहते कि हाँ चल मैं भी नहीं चलाऊंगा तू भी मत चला, तो क्या अब तक कुछ टाइम बाद एक को गुस्सा आ जाए और वो चला दे। इसलिए उन्होंने ट्रीटी साइन करी थी, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एटसेट्रा। कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स नोन एज नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी अब जैसे दोस्तों दो ग्रुप हमने देखे थे, एक तो यूएस ने अपने ग्रुप्स बनाए थे, एक यूएसएसआर ने अपने ग्रुप्स बनाए थे। जैसे यूएस ने बनाया था कौन कौन से? नाटो, सीटो और सेंटो, और यूएसएसआर ने बनाया था अपना वर्सो पैक्ट। तो इसी के साथ अब जैसे कुछ कंट्रीज इसमें मिल रही थी, कुछ कंट्रीज इसमें मिल रही थी, पर कुछ ऐसी कंट्रीज थी, इंडिया भी उसमें शामिल था, जो इन दोनों में नहीं मिलना चाहता था। तो उन्होंने अपना एक नया ग्रुप बनाया नाम, जिसको जैसे इसको शॉर्ट में इसको नाम बोलते हैं, बाकी इसका नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका नाम है। तो इसके अंदर जो है ये 5 देशों के जो हेड्स ने मिलकर बनाए थे, उसमें एक इंडिया के जवाहरलाल नेहरू भी थे। हम आपको आगे बताएंगे कौन थे वो 5, आपको याद करना बहुत जरूरी है। 5 फाउंडर मेंबर्स ने इसको मिलकर बनाया था। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, ज्वाइंड बाय डीकोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका प्लेड ए क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी ये किससे मिलके बनाए? ऐसी कंट्रीज जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। यानी जैसे इंडिया को देखिए, अब इंडिया 1945 में जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, 1947 में इंडिया जाके आज़ाद हुआ था। अब इंडिया अगर आप सोच के देखिए, ये यूएस है, ये यूएसएसआर है। अब इंडिया यहाँ पे आज़ाद हुआ है, अभी अभी आज़ाद हुआ है। अभी अगर अभी तुरंत आज़ाद होते, तुरंत ही फिर से किसी ट्रीटी में, किसी भी ट्रीटी में जाके मिल जाता, किसी भी अलायंस में जाके मिल जाता, तो फिर से एक तरह से गुलाम हो जाता, फिर इनको इनकी बात माननी पड़ती। तो इंडिया जो है अपने दम पे चल ही नहीं पाता। इसीलिए जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो अभी नई नई जो आज़ाद हुई जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ है, उन्होंने वो जो है नाम में ज्वाइन हुए और इन्होंने एक क्रूशियल रोल निभाया कोल्ड वॉर के जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको ख़त्म करने में, पूरे वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश करने में। अब जो 5 फाउंडर मेंबर्स है इसके नाम के, वो कौन कौन से हैं? वो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घना के क्वेन नकुरमा। दोस्तों एक एक नाम ध्यान से सुनिएगा, जोसेफ ब्रोज टीटो, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्नो और क्वेन नकुरमा। The majority of NAM members are categorized as least developed countries (LDCs), which initiated economic development under the head of New International Economic Order यानी NIEO। दोस्तों अब जो नाम के जो मेंबर्स कंट्रीज थी वो ज़्यादातर वो कंट्रीज जो लीस्ट डेवलप्ड थी, यानी जिनमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था। इसीलिए दोस्तों वो जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत, क्योंकि दोस्तों वो अभी अभी आज़ाद हुए थे। जो जिन लोगों ने इन पे रूल कर रहे थे, जो कंट्रीज इन पे रूल कर रही थी, वो इनको अच्छे से चूज कर गई थी, तो इनमें जो डेवलपमेंट था नहीं। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यूंगटेड
brought out a report in 1972 to propose to give the LDCs control over their natural resources, to maintain Western market available to them, to reduce cost of technology and to provide greater role in international economic institution। यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम की एक कमेटी है, उसने 1972 में एक रिपोर्ट पारित करी जिसके अंदर उन्होंने प्रपोज करा कि जो एलडीसीज है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको अपने जो रिसोर्सेज, अपने एरिया, अपने जो देश के जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस दे दिया जाए, कंट्रोल दे दिया जाए। पहले क्या करते थे, जो कंट्री रूल करती थी उसका कंट्रोल होता था, जिस कंट्री पे वो रूल कर रही है उसके रिसोर्सेज पे। पर अब इसने रिपोर्ट में प्रपोज करा कि एलडीसीज को पूरा अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल दे दिया जाए और उनके लिए जो वेस्टर्न मार्केट है वो बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, जिससे उनकी जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी कम होगी और वो भी जो है अपने जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा रोल निभा पाएंगे। इंडिया रेस्पॉन्डेड टू ग्रोथ ऑफ कोल्ड वॉर इनटू टू फोल्ड। First, it stayed away from alliance, and secondly, it raised voices against newly decolonized countries becoming part of either the alliance। अब इसमें क्या है, अब जैसे इंडिया का अपन देखें तो इंडिया जैसे कोल्ड वॉर बढ़ रहा था तो इसके अंदर में इंडिया ने दो तरह से रिस्पॉन्ड करा। पहला, एक तो खुद दोनों अलायंस से दूर हो गया, मैंने आपको बताया ये नाम में जाके मिल गया था, खुद दोनों अलायंस से दूर हो गया। और दूसरा, इन्होंने आवाज़ उठाई, जो नई नई अभी आज़ाद हो रही है देश और जो किसी अलायंस में जाके मिल रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि अभी अभी तो तुम आज़ाद हुए, फिर से तुम जाके गुलामी कर रहे हो। इससे उनको भी थोड़ा उन्होंने सचेत किया। नाम सर्व्ड India's interest also to participate in international decision and maintain balance between two superpowers। यानी नाम ने, अब एक तरह से देखें ना दोस्तों, तो नाम का जो हेड है वो एक तरह से इंडिया ही था। यानी एक तरह से नाम हो रहा था कि नॉन अलाइन मूवमेंट काम कर रहा है, पर काम इंडिया ही कर रहा था। तो अगर इंडिया को अपने इंटरेस्ट, जो कोई भी इंटरनेशनल डिसीजंस वगैरह कोई भी लिए जाते थे तो उसमें अगर इंडिया को अपने इंटरेस्ट रखने होते तो वो नाम के थ्रू रखता था। और एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम कर रहा था कि ये दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो है कंट्रोल बना के रख रहा था, उनके बीच में बैलेंस बना के रख रहा था। India's policies was criticized on ground of possessing contradictory postures. It means signed treaty of friendship with the USSR in August 1971 for 20 years and developed good relations with the US during Bangladesh crisis। अब इंडिया की पॉलिसीज को कई जनों ने क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना भी की इंडिया की पॉलिसी की कि इंडिया को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। कैसे, अब जैसे इन्होंने अगस्त 1971 में 20 साल के लिए यूएसएसआर के लिए फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन कर ली थी। यानी 20 साल के लिए 1971 से जो है वो यूएसएसआर का दोस्त बन गया था। और फिर साथ ही जो बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे उसने यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिए थे। यानी अगर उससे ज़्यादा यूएस अगर इस पर इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो इंडिया यूएसएसआर में जाके मिल सकता है, अगर यूएसएसआर ज़्यादा प्रेशर बनाएगा तो इंडिया यूएस में जाके मिल सकता है। इंडिया के पास दोनों साइड से बेनिफिट्स थे। इट इज सेड दैट नाम हैज़ lost his relevance after disintegration of USSR and end of Cold War in 1991। ये बोला जाता है कि नाम ने अपना रेलिवेंस जो वो खो दिया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद और कोल्ड वॉर एरा जो 1991 में ख़त्म हो गया था उसके बाद। यानी जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, जब कोल्ड वॉर एरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये कहा जाता है कि नाम ने अपना रेलिवेंस खो दिया था, क्योंकि उसका मेन काम तो वैसे देखा जाए तो ये था कि दोनों सुपर पावर के बीच में बैलेंस बना के रखना। तो अब तो दोनों सुपर पावर बची नहीं है, खाली एक ही सुपर पावर बची है, तो बैलेंस किसके बीच में बनाएगी। NAM is based on a resolve to democratize international system to redress existing inequities that poor and very small countries need not to follow any of the big power, instead they can pursue an independent foreign policy also। नाम का एक और जो बोल सकते हैं हम एक और एम था, एक और जो पर्पस था वो ये था कि जो भी अभी नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही है, जो भी गरीब कंट्रीज है, जो भी छोटी कंट्रीज हैं, उनको सचेत करते थे कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम किसी एक सुपर पावर को फॉलो करो, तुम अपनी फॉरेन पॉलिसी लाके भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अब देखते हैं these core values make नाम relevant even in today's scenario as it has stood of adverse circumstances and served as important purpose of protecting the interest of third world countries। यानी अब नाम की जो कोर वैल्यूज है वो अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि अभी भी कई कंट्रीज जो है वो यूएस के साथ मिल रही है, जैसे नाटो में मिल रही है, कई कंट्रीज जो है वर्सो पैक्ट में मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, छोटी कंट्रीज को बचाने के लिए भी नाम अभी भी काम कर रहा है। पर अब इसमें एक वर्ड आया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। एक था यूएस, एक था यूएसएसआर और तीसरा था नाम। ये जो है ये यूएस के और इसके जो साथ में जो अलायंस कर चुके जो कंट्रीज है उनको क्या बोलते थे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या फिर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कंट्रीज। सेकेंड वालों को क्या बोलते थे, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर कम्युनिस्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और थर्ड वाले को बोलते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी यूएस वाले को बोलते थे फर्स्ट वर्ल्ड, यूएसएसआर वालों को बोलते थे सेकंड वर्ल्ड, और नाम वालों को बोलते थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ऐसे देखते हैं ऐसे वर्ड्स जो मैटर करते हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कोल्ड वॉर। यही पूछा जा सकता है कि कोल्ड वॉर क्या है। तो कोल्ड वॉर रेफर टू कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कॉम्पिटिशन चल रहे थे, जो टेंशन चल रही थी, जो कन्फ्रंटेशन की सीरीज चल रही थी, उसी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। यानी सेकंड हमारा पॉइंट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? इट क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर व्हेन सोवियत यूनियन यूएसएसआर इंस्टॉल्ड मिसाइल इन क्यूबा टू मेक इट ए रशियन बेस। ये सब हुआ था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूएसएसआर, जैसे ये यूएस है और यहाँ पे जो है क्यूबा है और यहाँ पे यूएसएसआर, तो यूएसएसआर डायरेक्ट जो है यहाँ पे बम्बिंग नहीं कर सकता था, डायरेक्ट मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकता था, इसलिए यहाँ पे जो है इसने अपनी एक टेरिटरी बनाई, एक रशियन बेस बनाया जो कि क्यूबा आइलैंड था। तो इसने यहाँ पे अपनी मिसाइल्स खड़ी कर दी थी जो डायरेक्ट किस पे निशाना कर रही थी, यूएस पे। अगर यूएस थोड़ी सी बदमाशी करता तो डायरेक्ट अपनी मिसाइल छोड़ देती और यूएस जो पूरा खत्म हो जाता। तो इसी बीच जो टेंशन क्रिएट हुई थी उसी को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब थर्ड देखते हैं अलाइड फोर्सेस, और फोर्थ है हमारा एक्सिस पावर्स। इनको साथ में देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारा 1939 से 1945 तक जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो दो पावर्स के बीच में चल रहा था। उनमें से एक थी अलाइड फोर्सेस और दूसरी थी एक्सिस पावर्स। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन से थे? यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली एंड जापान। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अब अलाइड फोर्सेस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन एक साथ थे, तो फिर उनमें ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में इतनी टेंशन क्रिएट हो गई कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए? तो दोस्तों, जब इसका एक ही जवाब है कि जब यूएस ने जो है बिना बताए हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बिंग कर दी थी, तो वहीं से इनके बीच में टेंशन क्रिएट होना शुरू हुआ और फिर इनके बीच में राइवलरीज बढ़ गई। अब देखते हैं अलायंस सिस्टम क्या है। अलायंस सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय द टू सुपर पावर्स टू एक्सपांड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अलायंस सिस्टम यह था कि दोनों सुपर पावर्स अपने अपने स्पेयर्स को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो अपने छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको अपने साथ जोड़ते जा रही थी। अब देखते हैं डेटरेंस क्या है। इट वॉज a logic followed by both the superpowers to avoid large-scale destruction. It means not to take place hot war between them because both of them had the capacity to retaliate. यानी डेटरेंस क्या होता है? एक ऐसा लॉजिक होता है जो दोनों सुपर पावर के थ्रू जो है फॉलो किया गया था एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। क्योंकि अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि इस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास ये कैपेसिटी थी कि दोनों रिटेलिएट कर सकते थे, दोनों जो है जवाब दे सकते थे। अगर एक बार करता है तो दूसरा भी जवाब देने के लिए तैयार था। इसलिए दोनों जो है बिल्कुल समझदारी के साथ, बिल्कुल रेशनली और रिस्पॉन्सिबली दोनों ने बिहेव करा और दोनों ने वॉर को शुरू नहीं करा। न्यूट्रलिटी क्या होता है? न्यूट्रलिटी इज ए कंडीशन नॉट टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर्स और मेक वन सेल्फ अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड। ये न्यूट्रलिटी ये होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड अफेयर्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना और अपने आप को पूरे वर्ल्ड में जो भी अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं उसे बिल्कुल दूर कर लेना, यानी बिल्कुल भी उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं करना। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? टू मेक कोलोनाइज्ड स्टेट्स फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ मदर कंट्री। यानी कोई भी जैसे जो मदर कंट्री, जैसे इंडिया पे ब्रिटेन ने राज करा, तो जो ब्रिटेन है वो मदर कंट्री होगी, तो मदर कंट्री के रूल से आज़ाद होने वाले जो नए नए जो स्टेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन। अब देखते हैं दोस्तों टाइमलाइन, जो टाइमलाइन जो इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में जानते हैं। 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन्स डॉक्ट्राइन अबाउट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की डॉक्ट्राइन पास की थी किसने? अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन्स ने। 1947 से 52 में मार्शन प्लान आया था, यूएस एड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यानी वेस्टर्न यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक यूएस का एड था जिसको मार्शन प्लान बोलते हैं। 1948 से 49 में बर्लिन ब्लॉकेड बाय सोवियत यूनियन। 1950 से 53 में कोरियन वॉर हुआ था। 1954 में डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय वियतनामीज एट डियन वियन पू, साइनिंग ऑफ जेनेवा अकॉर्ड, डिवीजन ऑफ वियतनाम अलोंग द 17th पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ सीटो। यानी इसमें जो है फ्रेंच जो है वो वियतनामीज से हार गए थे, जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ था और वियतनाम का डिवीजन हुआ था 17th पैरेलल फॉर्मेशन सीटो के साथ। 1954 से 75 अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम। 1955 में साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट लेटर सेंटो। 1956 में
सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, 1961 में यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। 1962 में हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1962 में हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1965 में हुआ था अमेरिकन इंटरवेंशन इन डोमिनिकन रिपब्लिक। 1968 में सोवियत इंटरवेंशन इज चेकोस्लोवाकिया। 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट टू चाइना। 1978 से 89 के बीच वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। 1979 से 89 के बीच सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। 1985 में गोरबाचेव बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर एंड बिकम्स रिफॉर्म प्रोसीजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोरबाचेव का बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। 1919 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपके लिए ऐसा हेल्पफुल कंटेंट अपलोड कर भी दिया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ब्रेक योर लिमिट्स।